कोई राजीव दीक्षित या कोई अतुल शाह या कोई XYZ इस देश में घूम जाएगा तो कोई दूसरा विवेकानंद भी पैदा हो सकता है। ये डर लगता है। और जानते हैं ये डर से वो करते क्या है? उनको बराबर विदेशी कंपनी वालों को, विदेशी ताकत वालों को इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की माटी में ऐसी कुछ खासियत है कि यहाँ कोई भगत सिंह हो जाता, कोई चंद्रशेखर हो जाता, कोई उधम सिंह हो जाता, कोई विवेकानंद हो जाता, कोई दयानंद हो जाता, कोई कुछ हो जाता। ये माटी की खासियत है। ये माटी कभी वीर विहीन नहीं रही है। हजारों साल से इस देश का यही इतिहास है। तो उनको डर लगता। तो उस डर को उन्होंने खत्म करने के लिए जानते हैं क्या किया? उनका सीधा सा फॉर्मूला है कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए, हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, उसकी तैयारी वो करते हैं। उनको डर है कि माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो इस देश में कोई वांदा नहीं है, वो देश ही बेचने का काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। और अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो मल्टीनेशनल को मार मार के भगा देगा इस देश से। ये डर है। तो इसके लिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खलास करो, ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और इस 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो GTV लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, स्टार TV लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है, प्लस 21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई कल तक आपके घर में एंटीना लगा था, अब ये डिश एंटीना काहे को लगवा लिया? तो कहते राजीव भाई मनोरंजन करना, अभी डिश एंटीना नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? तो जिनके घर में डिश एंटीना है उन्होंने डिश एंटीना लगवा लिया, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं है उन्होंने क्या किया? केबल कनेक्शन ले लिया। और इस देश में धन्य वो लोग हैं जो अपने घर में आग लगा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के घर में भी आग लगा रहे हैं, डिश लगा लगा के, केबल लगा लगा के। घर घर में केबल कनेक्शन, घर घर में डिश एंटीना। और जिसके भी घर में घुसो, पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है मनोरंजन करो। तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे, 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी है। और टेलीविजन पे क्या चल रहा? ATN पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या? चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी मां खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है, और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी मां से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है, तू चीज बड़ी है मस्त? और जो गीत हम हमारी माँ के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते? जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा आता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है। जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूं, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा। और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये जो टेलीविजन आया है,
ये दो ही चीजें दिखाता है, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या दिखाता है वायलेंस, मारामारी। और इतनी वायलेंस, इतनी मारामारी, इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं। आपको मालूम है, आपके ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे नौनिहाल, जिनके बारे में आप कल्पना करते हो कि ये भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, क्या देखते हैं। और एक एक घर में जिनके यहाँ केबल कनेक्शन आ गया है, डिश एंटीना आ गया है। मैंने मेरे शहर में सर्वे कराया था इलाहाबाद में, सामान्यतः छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता, सामान्यतः। और होता क्या है, स्कूल से आया, बस्ता फेंका, टीवी चालू हो गया। अब उसकी अम्मा कहेगी कि बेटा खाना खाओ, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा होमवर्क करो, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा जाओ खेलने के लिए, कि नहीं जाएंगे क्योंकि चित्रहार आ रहा। पड़ोसी का बेटा आपके घर में नहीं आएगा, आपका बेटा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। दोनों बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं। बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, आपस की उनकी जो धीरा मुश्ती होती थी वो भी भूल गए, थोड़ी दौड़ भाग करते थे वो भी भूल गए, टीवी से चिपक कर बैठे। और ये टीवी का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर रहा हूं कि एक बार अगर चालू हो जाए और आपको दिख रहा है कि ये दृश्य हमको बराबर अच्छा नहीं लगता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं। ये टेलीविजन का जो आक्रमण है वो इतना जबरदस्त होता है कि अच्छे खासे विवेक वाले व्यक्ति, अच्छे खासे तर्क शक्ति रखने वाले व्यक्ति बराबर देखते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। और रात दिन उस पर जो आपके बच्चे देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए कि एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता और एक दिन में उसके घर में अगर केबल कनेक्शन है और 12-13 चैनल्स अगर उसके घर में उपलब्ध है, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वो बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देखता, मर्डर के देखता। 33,000 20 साल की उम्र तक पहुंचते। और लगभग 72,000 टाइम्स वो बच्चा रेप केसेस देखता है या मोलेस्टेशन के केसेस देखता है। आप सोचो जरा एक गंभीर बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया। तो हरिश्चंद्र का नाटक उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की बात करने वाला हो गया। तो जो बच्चे 30,000 बार मर्डर देख रहे हैं, 70-72,000 बार रेप केसेस देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं। आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका बच्चा हो सकता है गली का डॉन बने, माफिया बने। और यही बालक जो रात दिन टेलीविजन पे वल्गैरिटी देखेगा, ऑब्ससीनिटी देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़े हो जाएगा। कोई भी बहन जाएगी तो सीटी बजाएगा या टॉन्ट कसेगा या फिक्रा कसेगा। आप जरा पूछिए अपने अपने दिल से कि ये लोग कहां से पैदा हो रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ते हैं। कहां से आते हैं, कौन है ये लोग। और इतनी हैवानियत और इतने राक्षसीपन वाले व्यक्ति जो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 15 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, कहां से आते हैं, कौन सिखाता है उनको। किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी स्कूल के सिलेबस में यह पढ़ाया जाता है, किसी बच्चे को जरा ये बताइए, या हिंदुस्तान की सिलेबस की किसी किताब में यह पढ़ाया जाता है, ये बताइए। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर में कोई सिखाता नहीं है उनको, उसके बावजूद ये सीखने वाले लोग कहां से आ जाते हैं। 2 ही कारण है, या तो टेलीविजन या तो सिनेमा। और इस सिनेमा और टेलीविजन का असर क्या होता है मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं। एक बार मेरे एक मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका 3 साल का बच्चा, उससे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन है। कहने लगा संजय दत्त। तो मैंने कहा क्यों, महात्मा गांधी नहीं है कि नहीं है, भगत सिंह नहीं है कि नहीं है, चंद्रशेखर नहीं है कि नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो है संजय दत्त। मैंने कहा क्यों है तुम्हारा हीरो संजय दत्त। कहने लगा राजीव अंकल, वो 25 मंजिल की इमारत से जब कूदता तो उसको कभी चोट नहीं आती, उसके कपड़े भी नहीं फटते कभी। और वो जो संजय दत्त नाम का आदमी है, जब मोटरसाइकिल लेके चलता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता। मोटरसाइकिल नहीं टूटती, संजय दत्त का सिर नहीं टूटता, दीवार टूट जाती। फिर कहने लगा अंकल वो इतना ताकतवर है कि एक विलेन को घूसा मारे तो विलेन धराशायी हो जाता।
तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हीरो अगर इतना ताकतवर है तो 2 साल तक बंबई की आर्थर रोड जेल में बंद क्यों था? जो दीवार तोड़ के निकल आता है, 25 मंजिल इमारत कूद सकता है, वो बंबई की आर्थर रोड की दीवार नहीं तोड़ पाया। तो जानते हैं उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया, तो क्या ये सब झूठ होता है? मैंने कहा और क्या सच होता है? अब वो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसके भोलेपन को आप क्या कहोगे? क्योंकि रात दिन उसको झूठ दिखाया जा रहा है, रात दिन उसको मारामारी दिखाई जा रही, रात दिन उसको वायलेंस दिखाई जा रही। और ये जो वायलेंस होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है? जितनी बार आप मर्डर के सीन देखोगे, जितनी बार आपका बच्चा मारामारी देखेगा, उतनी बार उसके मन से दया, करुणा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक वाक्य कहा जाता है, दया धर्म का मूल है। अगर मेरे दिल में दया नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ रहेगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस बहुत खतरनाक है जो दिखाई जा रही है, और ये जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले भी लोग हैं और अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले भी लोग हैं, लेकिन जानबूझकर वो 2 ही चीजें दिखाएंगे, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या वायलेंस और मारामारी। और ये वायलेंस और मारामारी हजारों बार देखते 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 हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं कि 1984 में जब 10,000 लोग भोपाल में मर गए तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले इस देश में। इतने संवेदना शून्य हम हो गए। सिनेमा में मर्डर देख देख कर, टेलीविजन पर मारामारी देख देख कर हमारे दिल की करुणा बिल्कुल सूख गई है, दया बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी आंखों के सामने जब मर्डर होता है हम बगल से होकर निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रहती है, टेलीविजन का असर इतना हावी होता है। और इसलिए मैं आपसे 2 ही बातें कहने आया हूं कि एक बाजू में ये जो लूट चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। और दूसरे बाजू में ये जो टेलीविजन का आक्रमण चल रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा। देश बचेगा, समाज बचेगा, ये बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूं कि आप अपना घर बचा लीजिए। देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, दूर की बातें हैं, पहले आप अपना घर बचा लीजिए। और घर बचाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हर मम्मी पापा के लिए अपना बेटा या बेटी दुनिया का सबसे लाडला व्यक्ति होता है, और उसी को आपने झोंक दिया है उन दरिंदों के सामने, उन भेड़ियों के सामने जो जानते नहीं है मानवीयता क्या होती है, इंसानियत के गुण क्या होते हैं। ये घर घर में जो डिश एंटीना आ गया है, घर घर में ये जो केबल कनेक्शन आ गया है, और इसकी वजह से ये जो होड़ लग गई है कि मेरे पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में नहीं है। और जानते हैं ये सिखाता क्या है? आप जरा इसको गंभीरता से समझिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। टेलीविजन आपको सिखाता है घर की बढ़े शान, पड़ोसी की जले जान। नेवर्स एनमी, ओनर्स प्राइड। इसका माने जानते हैं क्या? कि आपके घर की शान तब बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी। आपका धर्म क्या कहता है? पड़ोसी से प्यार करो। टेलीविजन कहता है पड़ोसी की जान जलाओ। और हम क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी की जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, पड़ोसी हमारी जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने में लगे हुए हैं। कब दोनों के घर जलेंगे किसी को नहीं मालूम। और जिस दिन दिमाग में मेरे जैसे किसी आदमी के ये बैठ जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब परेशान है ना, करप्शन करप्शन करप्शन। ये करप्शन की मां कौन है, करप्शन की जड़ क्या है, उसको जरा समझिए। एक उदाहरण से मैं आपको बहुत गंभीर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन राजीव दीक्षित जैसे किसी नौजवान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की वॉशिंग मशीन आएगी, घर की शान तब बढ़ेगी जब कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति की कार आ जाएगी, तो राजीव दीक्षित कहेंगे भाई मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं, अब ओनिडा आएगा कहां से? तो मेरे जैसा ईमानदार आदमी जिसके दिमाग में आपने ये डाल दिया कि घर की बढ़े शान और पड़ोसी की जले जान, ओनिडा टेलीविजन, मैं देखता हूं मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं है, ओनिडा टेलीविजन के लिए तो 17,000 रुपया चाहिए, तो रात दिन मेरे दिमाग में ये घन चक्कर शुरू हो जाएगा। घर की शान बढ़ाइए, पड़ोसी की जान जलाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजीव दीक्षित 17,000 रुपए के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, क्योंकि ओनिडा लाना है खरीद कर। यहीं से एक ईमानदार आदमी के बेईमान होने की कहानी शुरू हो जाती है। जिस दिन एक ईमानदार आदमी उसको कोच कोच कर कोई रोज कह रहा है कि तुम्हारे घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, तो वो ईमानदार आदमी 17,000 रुपए लाने के चक्कर में कहीं से रिश्वत लेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा,
आत्मा को बेचना पड़ेगा, बेच देगा, उसके घर में ओनिडा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बेईमान बनने की कहानी मेरे जैसे किसी नौजवान के मन में आई तो उसने करप्शन किया, बेईमान हो गया। मान लीजिए यही मेरे पिताजी के दिमाग में आ जाए कि घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति कार आएगी, तो मेरे पिताजी क्या करेंगे? वो कहेंगे लाओ कहीं से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत, क्योंकि मारुति कार के बिना शान नहीं। तो वो एक ईमानदार आदमी बेईमान हो जाएगा। और मान लीजिए यही कहानी मेरी अम्मा के मन में बैठ गई कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब वीपीएल की मशीन आएगी। तो मेरी अम्मा तो कहीं नौकरी करती नहीं, मेरी अम्मा तो कोई बिजनेस करती नहीं, वो बेचारी सीधी सादी हाउस वाइफ है। तो जानते हैं वो क्या कहेगी? अब इस लड़के की जब शादी करेंगे तो दहेज मिलेंगे। तो एक ईमानदार मां बेईमान होएगी और उसकी बेईमानी का आप तंत्र देखिए, वो क्या कहेगी? देखिए साहब, हमको कुछ नहीं लेना देना, जो देना अपनी बेटी को दीजिए। और मालूम है कि सब कुछ लेके बेटी उसी के घर में आने वाली। एक बाजू में कहेगी हमको कुछ नहीं लेना देना, दूसरे बाजू में कहेगी वीपीएल की मशीन दे दो, ओनिडा का टेलीविजन दे दो, मारुति की कार दे दो। क्यों दे दो साहब? अरे इस लड़के को इंजीनियर बनाया है, लाखों रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? और उसके बाद पता चलेगा कि घर में सारा सामान आ गया, लेकिन एक टेलीविजन अगर नहीं दे पाया तो आने वाली लड़की को जिंदा जला देंगे हम दहेज के लिए। ये इसी देश में मैंने देखा, कहीं नहीं देखा। टेलीविजन के लिए एक जीती जागती महिला को हम जिंदा जला दें, इससे ज्यादा संस्कृति की निकृष्टता कोई हो नहीं सकती। और तब मुझे आग लग जाती है दिल में कि शायद हमारे समाज में अब किसी जीती जागती बहन से ज्यादा कीमत टेलीविजन की हो गई है। और जब से ये कीमतें लगना शुरू हो गई हैं, तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या न होती। और अब स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब तो ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाली बेटी है तो पहले ही एमनियोसिंथेसिस कराओ और साफ कर दो। गर्भ में से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए, उसके बाद मारे तो हत्या है, और गर्भ के अंदर ही मार दें तो एबॉर्शन। ये अजीब कानून है इस देश में कि गर्भ से बाहर निकले कोई बच्चा उसकी करें तो हत्या, और गर्भ के अंदर अगर हम मार दें तो एबॉर्शन। और मैं गारंटी से कहता हूं आपसे, आप इसको देख लीजिए, मैंने मेरे शहर में सर्वे किया, जितने एबॉर्शन के केसेस होते हैं उनमें 99% केसेस बच्चियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, क्योंकि बच्ची है गर्भ में इसलिए इसको मार दो। उसके नतीजे जानते हैं क्या हो रहा है? एक बाजू में दहेज हत्या के लिए मार रहे हैं, दूसरे बाजू में एबॉर्शन के पहले एबॉर्शन कराओ और लड़कियों को खत्म कर दो। धीरे धीरे हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही। और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में 1000 भाइयों पर 500 बहनों की संख्या रह जाएगी। आप जरा कल्पना करिए कि इस समाज का होगा क्या? कौन सी बास्टर्ड सोसाइटी में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं? और हमने कुछ अजीब परिभाषाएं बनाई हैं। हमने इतिहास में पढ़ा है, हमको किसी ने बताया है कि पुराने जमाने में लड़कियों की हत्या कर देते थे तो हम उनको राक्षस मानते हैं। आज के जमाने में ये जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर जो बच्चियों की हत्या करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो राक्षस नहीं है। और अगर यही चलता रहेगा तो आप इस समाज को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 2 निवेदन करने आया हूं। एक तो ये कि इस देश को जो लूट रहे हैं इससे इस देश को बचाइए, और इस देश की लूट से इस देश को बचाने का काम आप ही करोगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो देश बेचने में लगे। देश बचेगा कैसे? मैं आपसे छोटे छोटे कुछ निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप यहां से फैसला करके जाइए कि मेरे घर में पेप्सी या कोका कोला आएगा नहीं। इस देश के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मेरे घर में मेरे बच्चे पेप्सी और कोका पिएंगे, इससे बड़ा नेशनल क्राइम कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप फैसला करिए, आपके घर में कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस आएगा नहीं। हमारे देश में जो स्वदेशी नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो हम खरीदेंगे, वो करेंगे। देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे घर में लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय, रेक्सोना आएगा नहीं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के साबुन। हमारे बच्चे बाटा और एडिडास का जूता पहनेंगे नहीं, गांव का मोची जो जूता बनाता है वही हम पहनेंगे। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करने आया हूं, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि इस देश को बचाना है तो सबसे पहला काम अपने अपने घर से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, इनका माल खरीदना बंद कीजिए। दुश्मन से जब लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन की सप्लाई लाइन सबसे पहले काटते हैं। यह सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है, हम हमारे घरों में विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं और पैसा इनको जाता है, वो पैसा देना बंद करिए।
और इस देश में स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा, बिरला, डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा। मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है। वो परिभाषा आप तय करिए। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है वो मैं खरीदूंगा। ये बड़े टाटा, बिरला, डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला को, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को। 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले, यही उनकी कोशिश चल रही है। तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता। स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। तो एक तो आप अपने अपने घर से स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लें, और दूसरा निवेदन मैं आपसे करने आया हूं कि इस देश को सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, अपने अपने घर का टेलीविजन बंद करें। ये ताकत आपके हाथ में है, इसके लिए देवेगौड़ा से पूछने की जाने की जरूरत नहीं। हाँ, और इसके लिए आप ये कहो कि राजीव भाई पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। आपके घर में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, हिम्मत करिए और ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने में कोई ताकत नहीं लगती, मन का संकल्प चाहिए बस। और अगर आप बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बंद कर देंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठ के टीवी देखें और बच्चों से आप कहें कि भाई तुम मत देखो, ये नहीं चलने वाला। आप बंद करिए, आपके बच्चे बंद कर देंगे। तो ये टीवी बंद हो जाएगा तो आप कहोगे समय बचेगा, और वो समय बचेगा उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सामयिक करिए, प्रतिक्रमण करिए। आपको कहने वाले बड़े बड़े गुरुदेव हैं, समय बचाइए तो कुछ धर्म के काम करिए। और सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? पड़ोसी के घर में जाइए, उसके दुख दर्द पूछिए। हमने पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। एक दूसरे के घर जाने का जो रिश्ता बनाया हुआ था समाज को, जिस पर टिका हुआ था, वो टूट रहा है। और वो पड़ोसी के घर जाना आप तभी शुरू करोगे जब आपके पास समय बचे। तो टीवी बंद करिए, उसमें से समय बचेगा। और एक